Now, yeah, hello, good morning everyone. This is Dilshad Nisar. See, आज से हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी भी शुरू कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लिबर्टी। वेस्ट को अगर से एक लाइन में डिफाइन करना हो ना, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? लिबर्टी के नाम से, कि वेस्ट जाना ही जाता है किन के नाम से? लिबर्टी के नाम से। बट हम लोग लिबर्टी क्यों पढ़े, है ना? कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़े, तो ये क्यों का जवाब हमें जानना पड़ेगा। सी, क्यों? वाई? बिकॉज लिबर्टी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बहुत सारे आइडियोलॉजी की बेस है। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा कैपिटलिज्म का, आपने नाम सुना होगा सोशलिज्म का। हम कहते हैं ना कि ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है। जो इसका बेस क्या है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? फिर हम बोलते हैं सोशलिज्म के क्या, यहाँ सोशलिज्म में क्या हम बोलते हैं कि मार्केट को जो है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? गवर्नमेंट। तो इसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन आया होगा कहीं ना कहीं से। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? जब हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो उसकी कोई ना कोई एक बेस होगी ना, जिस बेस पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। यानी लिबर्टी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बहुत सारे दूसरे आइडियोलॉजी की बेस है। तो ऑफकोर्स हमें लिबर्टी जानना पड़ेगा। फिर हम जब लिबर्टी जानेंगे ना कि लिबर्टी पढ़ना क्यों है, तो लिबर्टी हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम ये जान सके कि किस तरह से लिबर्टी जो है वो कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश करता है, किस तरह से एक ही आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों इस्टेब्लिश करता है। कैपिटलिज्म राइट हैंड पे, सोशलिज्म लेफ्ट हैंड पे, ये दोनों अपोजिट और कंट्राडिक्टरी थ्योरी है, मगर फिर भी कैसे एक ही आइडियोलॉजी से निकल रही है, तो हम ये देखेंगे। फिर ऑफकोर्स हम क्योंकि पढ़ रहे हैं फिलोसफी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम PYQ को भी PYQ भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से ये चीज़ें रिलेटेड है। लिबर्टी डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है, लिबर्टी इक्वालिटी से कैसे रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ भी हम देखेंगे। किस तरह से लिबर्टी जो है वो सोशलिज्म से या कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एट द एंड सी, हम इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में जब भी बात करते हैं ना किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अब हम मेडिकल फील्ड की भी बात करते हैं, तो उसमें अब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है, जितनी भी फील्ड है दुनिया की, वो सारी फील्ड ही चेंज हो चुकी है, काफ़ी मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए हमें। तो हमें लिबर्टी को भी टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखना पड़ेगा। इसके हमें ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के आने से जो लिबर्टी है हमारी, वो रिस्ट्रिक्ट हुई है या इन्हेंस हुई है ना। वो काफ़ी मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिबर्टी का जो फेनोमेना है, जो लिबर्टी है, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ना, रिस्ट्रिक्ट हुआ या इन्हेंस हुआ है, हमें ये जानना ही पड़ेगा। नाउ इस बैकग्राउंड के साथ अब हम शुरू करते हैं लिबर्टी। सी, जब हम लिबर्टी बोलते हैं तो ऑफ कोर्स ये फ्रीडम तो नहीं है ना। जब हम लिबर्टी बोलते हैं इसका मतलब है ये क्या कि लिबर्टी और फ्रीडम, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है। सी, फ्रीडम में जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो वो क्या बन जाता है? लिबर्टी। यानी जैसे ही हमारे फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन लगा तो वो क्या बन गया? लिबर्टी। फॉर एग्जांपल, जब आप बोलो कि मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ, जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, ये क्या है? ये आपका एक फ्रीडम है, मगर इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, आप क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज को नहीं खा सकते। तो ये क्या हो गया? ये आपका लिबर्टी हो गया। यानी लिबर्टी क्या है कि देखिए, ये भी फ्रीडम ही है ना, इट इज ऑल्सो फ्रीडम, बट ये क्या है? फ्रीडम रेगुलेटेड है, फ्रीडम रेगुलेटेड बाय लॉ एंड रीजन। इसमें आपके पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है ना। क्यों? सी, क्योंकि ये एक सोशल फिनोमेना, ये एक सोसाइटी में हम एक्सरसाइज करते हैं। लिबर्टी हमें सोसाइटी में मिलता है, ये एक सोशल फिनोमेना है। ये क्या है? ये रेगुलेटेड है, सोशल एंड रेगुलेटेड। फ्रीडम कहाँ हो सकता है? फ्रीडम हो सकता है नेचुरल स्टेट में, जहाँ पर आपके आसपास कोई भी ना हो। यानी अब वहाँ पर कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वहाँ पर कुछ भी खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कैसे कपड़े पहन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल स्टेट है। ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल स्टेट में ही पॉसिबल हो सकता है, मगर ये हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सोसाइटी है। अगर से हम यहाँ कुछ भी बोले तो हमारे आसपास रहने वाले लोग वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम पे
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जब हम ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्या है? ये हमारा एक लिबर्टी है। ये फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट नहीं होता है ना, इसमें कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी रुकावट नहीं होती, क्योंकि ये तो नेचुरल स्टेट है ना, तो यहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको। बट ये सोसाइटी में मिलता है, लिबर्टी हमेशा सोसाइटी में मिलता है। ये समझ गए ना कि लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी है, फ्रीडम ही है, मगर वो उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगेन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कितना रीजनेबल है, ये एक अलग बेट ऑफ डिबेट है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट में बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन है। अभी हम देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, मगर जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ, हम इंडिया की बात कर ले, चाइना की बात कर, चाइना में क्या है? चाइना में तो बहुत ही कम लिबर्टी है, वहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं, बहुत ही, वहाँ आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग क्या है? हम लोग गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, और हम उनकी तारीफ भी करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं और क्रिटिसाइज दोनों करते हैं। ये हमारा क्या है? लिबर्टी। मगर वेस्ट में क्या है? वेस्ट में मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है। बट हम जिस तरह से, फॉर एग्जांपल किसी मोनार्की में हमारे पास कुछ भी कोई राइट्स ही नहीं होते, बहुत ही कम लिमिटेड राइट्स होते हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ह्यूमन राइट्स वहाँ नहीं होते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक राइट्स होते हैं। इसीलिए लिबर्टी को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिबर्टी ही हमें देगा क्या? डेमोक्रेसी के लिए ये एक बेस बनेगा। नो, लिबर्टी हो गया। अब यहीं से आता है क्या? निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। सी, हमने क्वेश्चन क्या उठाया था कि कोई एक आइडियोलॉजी कैसे ही दो कंट्रास्टिंग और कंट्राडिक्टरी थ्योरी को जन्म दे सकता है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो उसका जवाब यहां से मिलेगा। सी, एक क्या होता है? निगेटिव लिबर्टी, और एक क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या है? सी, इसके प्रोपॉन्डर है, इसमें जो भी फिलोसोफर बात करेंगे नेगेटिव लिबर्टी की, उन्हें कहा जाता है क्लासिकल लिबरल। इसमें आते हैं जेस मिल, जॉन लॉक। तो जेस मिल कहते हैं किसी स्टेट को ना सिटीजन के लाइफ में अननेसेसरी हर एक चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंडिविजुअल्स के आपस के बीच का मामला है और उसे आपस में ही रहने देना चाहिए, उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में कोई म्यूजिक सुन रहा है ना, और वो लाउड म्यूजिक सुन रहा है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि पुलिस आकर उसे बंद करवाए, और दूसरा क्या कि हम लोग आपस में ही बात कर ले कि भाई आवाज़ थोड़ा कम कर ले या म्यूजिक बंद कर दे, है ना। जो नेगेटिव लिबर्टी है वो बात करती है कि स्टेट को ना इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, पुलिस को इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो आपस में ही बात करके सॉल्व कर लेंगे। यानी ये बात करते हैं क्या, किसकी? लेस या फिर एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट, कि आप हमसे ना स्टेट को अननेसेसरी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कि आप हमको बाहर से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दीजिए। ये क्या बात करते हैं? ये बोलते हैं रोल ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? मिनिमल, कम से कम। कैसे? ये बात करते हैं मिनिमल स्टेट की। सी, और ये इस चीज को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? जॉन लॉक एक थ्योरी देते हैं, एक नेचुरल राइट्स की थ्योरी, और वहां पर वो बात करते हैं कि देखिए कुछ राइट्स जो है ना वो हम लेकर ही पैदा होते हैं या फिर बाय नेचर ही हमें दिया जाता है, वो स्टेट की वजह से नहीं है। स्टेट का काम है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, प्रोटेक्ट करना, इन्हेंस करना। और वो राइट्स कौन कौन से हैं? सी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास ना 3 राइट्स है जो कि नेचुरल है, नेचर ने हमें दिया है। पहला कौन सा है? पहला है राइट टू लाइफ, दूसरा क्या है? लिबर्टी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक और क्या है? प्रॉपर्टी। कि ये जो 3 राइट्स है ना ये नेचर ने हमें दिया है, स्टेट ने नहीं दिया। ये जो राइट्स हमारे पास है ये स्टेट की वजह से नहीं है, ये हमारे पास इस वजह से क्योंकि हम इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अब क्योंकि ये राइट्स स्टेट नहीं दिया तो स्टेट इसे छीन भी नहीं सकता और ना ही इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। स्टेट इसे इम्प्रूव कर सकता है, इन्हांस कर सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है, मगर इसको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। नाउ अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सही ये बोल रहे हैं जो नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर है वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट को जो है ना वो कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। रोल ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमल, यानी जो भी हमारा राइट टू लाइफ, हमारी लिबर्टी और हमारी प्रॉपर्टी, इसमें कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। यानी वो ये चाहते हैं कि हमारी जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें कोई भी सेंसरशिप ना हो और जो भी उस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये डर ना हो कि मुझे पनिश भी किया जा सकता है मेरे स्पीच की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं कि जो रोल ऑफ स्टेट हो ना वो कम से कम हो, यानी हम अपनी जो नेचुरल हमारी फ्रीडम है हम उसे एक्सरसाइज कर सके, हम जैसे चाहें वैसे। स्टेट क्या करे, हमारे लिए वो रूम प्रोवाइड कराए, हमारे लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करवाए कि हाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे, उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट ना करे। ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी। यानी एक तो हमारा नेचुरल राइट जो है वो प्रॉपर्टी भी है। फॉर एग्जांपल अगर से मैं अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करके जितना वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा, स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करेगा। अगर से मैंने एक्यूमुलेट कर लिया है रीजनेबल वे में अपने टैलेंट को यूज़ करके, तो स्टेट उसे कभी भी नहीं छीनेगा मुझसे, उसे मुझसे लेकर किसी और को नहीं देगा। यानी जब हम आर्टिकल 38 पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। तो ये करते हैं कि स्टेट कभी भी इस तरह की बात ना करे। जो प्रॉपर्टी है वो हमारा नेचुरल राइट है, स्टेट कभी उसे छीन ही नहीं सकता। यहीं से क्या आता है, यहीं से आता है कैपिटलिज्म। यहीं से क्या आता है, कैपिटलिज्म। और ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म आ जाए, कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म के टाइम में आया। तो अब अगर से ये सीधा बोल देता कि मुझे कैपिटलिज्म लाना है, एक ऐसी इकोनॉमी लानी है जो राजा डिसाइड नहीं करेगा, जो चर्च डिसाइड नहीं करेगा, जो फ्यूडल लॉर्ड नहीं चलाएगा, वो कौन चलाएगा, मार्केट चलाएगा। तो अब क्या होता, जो भी इस तरह की बात करते उन्हें उसी वक्त ही मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता। तो इसीलिए जॉन लॉक ने पहले एक थ्योरी दिया नेचुरल राइट्स की, कि देखिए कुछ राइट जो है वो हमारे नेचर ने दिया है, आप उसे नहीं छीन सकते, चाहे आप राजा हो, चाहे आप पोप हो, चाहे आप फ्यूडल लॉर्ड हो, आप उसे नहीं छीन सकते। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ की प्रोटेक्ट करें, इसकी हिफाजत करें। जो स्टेट है वो हमने बनाया, स्टेट ने हमें नहीं बनाया, तो आप इसकी हिफाजत करें। यहीं से फिर क्या आ गया, कैपिटलिज्म। नाउ फिर ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट है उसको हर एक चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो म्यूजिक है आपस में बात करके ही बंद कर, मतलब कम करवा लेना चाहिए या बंद करवा देना चाहिए। फिर एक दिन एक आदमी गया, एक आदमी बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहा था, दूसरा आदमी गया बंद करवाने कि भाई क्या ही कर रहे हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे कल ऑफिस जाना है, आप इसे बंद करें। अब वो बोले कि बंद नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, यहाँ पे बात आ गई फोर्स की, कि अब जो ज़्यादा बलवान होगा उसकी बात मानी जाएगी, यानी जो कमज़ोर होगा उसकी लिबर्टी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है ना। अगर से मैं म्यूज़िक नहीं सुनना चाहता या मैं म्यूज़िक से डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मेरी तो लिबर्टी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। अब जो आदमी मतलब जो सॉन्ग सुन रहा है वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है, मेरी लिबर्टी को वायलेट करके। अब मैं उसे बोल ही सकता हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं उसे बोल सकता हूँ, मगर वो नहीं सुन रहा। तो अब इसमें स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पॉजिटिव लिबर्टी वाले हैं वो कहते हैं हाँ, स्टेट को एब्सोल्युटली उसमें आना ही चाहिए, इंटरफेयर करना ही चाहिए। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये कहते हैं कि स्टेट, ये कहते हैं प्रेजेंट ऑफ स्टेट होना ही चाहिए, स्टेट को उसमें आना ही चाहिए, उसमें इंटरफेयर करना ही चाहिए। ये क्या चाहते हैं, स्टेट आए और हमारे लिए एक इनेबलिंग कंडीशन बना के दे, जिसमें हम अपनी लिबर्टी, यानी हर एक इंडिविजुअल, जितने भी सिटीजन है, हर कोई अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर पाए। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जब हम प्रॉपर्टी राइट्स को नेचुरल राइट्स मान रहे हैं और कोई भी आदमी, कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म के रिजल्ट में आता है क्या, इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या आता है, इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी कैसे आएगा, सी अगर से हम 10 लोगों को फ्री छोड़ दें तो
ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर एफर्ट्स और टैलेंट्स, उसमें डिफरेंस आएंगी ही आएंगी। कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नीचे रह जाएंगे। यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गई है। ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसे बहुत सारे पुअर पीपुल हैं कि जो बेसिक जो चीज़ें होती है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसे भी फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो अपनी लिबर्टी को कैसे एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या चाहते हैं कि स्टेट जो है ना वो उसमें इंटरफेयर करे, स्टेट उसमें आए, ताकि जितने भी सिटीजन है ना वो इक्वली अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाए। यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, रोल ऑफ स्टेट इज एक्टिव और वेलफेयर ओरिएंटेड, कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, हम अपने लिए खुद से स्कूल नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए स्कूल बनाइए। हम अपने लिए रोड खुद से नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए रोड बनाइए, यानी इंफ्रा भी आप बनाइए। हम अपने लिए हॉस्पिटल खुद से नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए हॉस्पिटल बनाइए। ये क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। ये क्या है, निगेटिव लिबर्टी। यानी यहाँ पर हम स्टेट को बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आइए, इंटरफेयर कीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप अननेसेसरी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं। नाउ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जहाँ पर भी बात करते हैं द स्टेट शैल नॉट इंटरवीन या द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो वो क्या है, वो है निगेटिव लिबर्टी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसको लिमिट ना करे, उससे कम ना करे, उसका वायलेशन ना करे, यानी हम स्टेट को रोक रहे हैं वहाँ पर। यानी इसका क्या मतलब, वो हो गया निगेटिव लिबर्टी। बट ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पर हम स्टेट को परमिट करते हैं कि आप आइए। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21A में क्या बोलते हैं कि द स्टेट शैल प्रोवाइड। अब जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा वो कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई, स्टेट की। तो यानी यहाँ पर ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसमें स्टेट क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। नाउ इसी से क्या निकलता है, पॉजिटिव लिबर्टी से सोशलिज्म। कैसे, यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहा है ना। अब बेसिक लिबर्टी, हमारे पास जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवे को मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल स्कूल कौन बनाएगा, स्कूल को ऑन कौन करेगा, गवर्नमेंट। इंफ्रा कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। यानी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक सोशल रिक्वायरमेंट है, वो कौन कंप्लीट करेगा, वो करेगा स्टेट। और इसलिए स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगा ना। इसमें एक दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत होता है क्या, कोर्जन का और ऑपरेशन का भी। इसमें एक ऑपरेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अकेला एक ऐसा आदमी हूँ जो बहुत ही मतलब बहुत जल्द मिलियनेयर बन सकता हूँ, या मैं इस देश की जीडीपी को बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी स्टेट ने क्या कर रखा है, सबको इक्वालिटी के लिए रोक रखा है, तो अब मेरी जो एबिलिटी है वो सप्रेस रहेगा, है ना। वो कभी भी उतना मैं अपने जो भी मेरी कैपेबिलिटी है मैं उतना अचीव नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई इसमें क्या होता है, कोएर्जन होता है, ऑपरेशन होता है। जो सोशलिज्म है उसके रिजल्ट में क्या आता है, ऑपरेशन और कोएर्जन। पॉजिटिव लिबर्टी, स्टेट को हम बोल दिए कि आप इंटरफेयर कर सकते, तो अब वो अपने इंटरफेरेंस को किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो इसमें ऑपरेशन हो सकता है, कोएर्जन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें इनइक्वालिटी आ सकती है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप किन को मानते हैं, ऑफकोर्स वो आपकी सोच है, आपकी आइडियोलॉजी है। मगर इसमें कभी भी ना किसी भी एक आइडियोलॉजी के एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, किसी भी, ना सोशलिज्म के एक्सट्रीम पे जाना चाहिए, ना कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम पर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए। जिस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, वो क्या है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोग अभी ऑफकोर्स एलपीजी रिफॉर्म के बाद हम लोग अभी किसकी तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। बट हम जो बेसिक जो हमारा ढांचा था सोशलिज्म का, हमने उसे नहीं छोड़ा। यानी अभी भी रेलवे जो है वो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑन कर रही है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑन कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक लिबर्टी जिससे सोशल इंडिकेटर लोगों का ठीक होता है, वो अभी गवर्नमेंट ठीक कर रही है ना, और गवर्नमेंट ही ऑन कर रही है। तो जो हमारा इकोनॉमी भी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ अब इससे एक और डिबेट शुरू हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बाद एक और डिबेट शुरू हो जाता है। पर हमेशा यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ हमें समझ लेना पड़ेगा। जो इस ग्रुप में है ना, इस ग्रुप में आता है हमारे अमर्त्य सेन और हेगेल। ये सब किस में, टी.एच. ग्रीन
ये सब किस में आते हैं? इस ग्रुप में, पॉजिटिव लिबर्टी में। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। निगेटिव लिबर्टी में कौन कौन आते हैं? निगेटिव लिबर्टी में आते हैं जेम्स मिल, जॉन लॉक, ये सब किस में आते हैं? इसमें। रूसो, ये सब इसमें आते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम लिबर्टी देते हैं ना तो उससे जो है इक्वालिटी क्रिएट होता है या फिर नहीं होता है ना। तो अब हमें लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या हम अगर से सारे लोगों को लिबर्टी दे दिए तो क्या उसके रिजल्ट में इनइक्वालिटी आएगा, या फिर हम सारे लोगों को लिबर्टी दे रहे हैं तो उससे हम इक्वालिटी अचीव कर रहे हैं, है ना। अब हम ये देखने जा रहे हैं, यानी हम क्या देखने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब इसमें ना दो वेव है। पहला वेव क्या है? कन्फ्लिक्टिंग का। पहला वेव है कन्फ्लिक्ट का, कि देखिए अगर से आप चाहते हैं कि इक्वालिटी आए तो आपको लिबर्टी को क्या करना पड़ेगा? लिमिट करना पड़ेगा। यानी लिबर्टी और इक्वालिटी ये दोनों एक साथ में आ ही नहीं सकता। कैसे कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने जितने भी लोग हैं अपने सबको फ्री छोड़ दिया, है ना। अब उससे क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टैलेंट एंड एफर्ट्स, कुछ लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगी और कुछ लोगों के पास वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे, वो लोग पुअर रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। अब स्टेट इक्वालिटी लाने के लिए क्या करेंगे? जी, जो हमारा प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्या है? वो हमारी लिबर्टी है। प्रॉपर्टी राइट्स इज अवर लिबर्टी। अब हमने क्या कर लिया? वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया। तो वेल्थ हमने जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया ये भी तो हमारा लिबर्टी है ना। जो हमारा वेल्थ है वो भी हमारी लिबर्टी है, या है ना, लिबर्टी है। अब इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, तो अब इससे समाज में, सोसाइटी में क्या आ गया? इनइक्वालिटी, है ना। अब इक्वालिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वालिटी करने के लिए अब इस वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना। अब जैसे ही हम इससे स्नैच करेंगे ये वेल्थ, तो ये इसकी लिबर्टी जो है वो तो वायलेट हो जाएगी। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम जैसे ही करेंगे तो उससे किसी और की लिबर्टी जो है वो तो वायलेट हो जाएंगी ना, क्योंकि हम जिनसे भी लेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम लोग इंडिपेंडेंस अचीव किया है ना, तो हम जवाहरलाल नेहरू ने एक एक्ट लाया, क्या? लैंड सीलिंग एक्ट, कि आप इतनी ज़मीन से ज़्यादा नहीं रख सकते। उन्होंने एक सील बना दिया, है ना, सील कर दिया। उस वक्त क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों से ज़मीन ली गई थी, यानी उनकी लिबर्टी छीनी गई ना। प्रॉपर्टी राइट्स को हम क्या मानते हैं? एक लिबर्टी मानते हैं। और जब हम प्रॉपर्टी उनसे छीनते हैं तो फिर क्या हुआ? उनके लिबर्टी पे हमला हुआ। यानी अगर से हम इक्वालिटी को वो कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो हमारी लिबर्टी वायलेट हो रही है। और जब हम लिबर्टी को वो कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जा रहा है। जो इस तरह के मानते हैं वो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं जेम्स मिल, आते हैं इसमें आते हैं लॉक, ये सब इसमें आते हैं। यानी ये लोग कैपिटलिस्ट है ना। ये चाहते हैं, ये इनका क्या मानना है कि इक्वालिटी छोड़िए, आप लिबर्टी पे ध्यान दीजिए। अब सबको फ्री छोड़ेंगे। जैसे ही फ्री छोड़ेंगे, जिनमें जितनी टैलेंट होगी वो अपने अपने हिसाब से सब अपना वो कर लेंगे। यानी यहाँ पर एक वेव किसका है? कन्फ्लिक्ट का। कि किसी भी आप कैपिटलिज्म कंट्री में देखेंगे, कैपिटलिस्ट कंट्री में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ऑफकोर्स इनइक्वालिटी जो है वो है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इंडिया में इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई थी। इंडिया में ऐसा, उस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ था कि जो 1% पॉपुलेशन है ना, 1% पॉपुलेशन वो होल्ड करती है कितना? 40% ऑफ द टोटल वेल्थ, 40% ऑफ द टोटल वेल्थ। और जो बॉटम 50% है, 50% पॉपुलेशन जो है वो क्या होल्ड करती हैं? वो होल्ड करती हैं सिर्फ और सिर्फ 6%। यानी इनइक्वालिटी तो है। जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो कितना होल्ड करती है? सिर्फ और सिर्फ 6% वेल्थ वो होल्ड करती है। और जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 40%। यानी गैप काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है।
गैप बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर 50% पॉपुलेशन है, यहाँ पर 1% पॉपुलेशन है। तो ये किस वजह से? लिबर्टी की वजह से। अगर से उनके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, आप जिस तरह से चाहे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इतने रिच नहीं होते। ये जो डिफरेंस है ये इतना बड़ा नहीं होता। ऑफकोर्स डिफरेंस तो होता बट इतना बड़ा नहीं होता। नाउ अब कुछ लोग का मानना है कि नहीं, लिबर्टी जो है ना वो कम्प्लीमेंट्री है किसके लिए? इक्वालिटी के लिए, कि बिना लिबर्टी की तो इक्वालिटी जो है वो अचीव हो ही नहीं सकता। कैसे? ठीक, वो क्या बोल रहे हैं? दूसरा वे है किसका? कम्प्लीमेंट्री का। कम्प्लीमेंट्री और हार्मनी का, कि हाँ बिल्कुल हो हम अचीव कर सकते हैं। लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को हम एक साथ अचीव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कैसे? सी इसमें इसके प्रोपाउंडर कौन है? इसमें बहुत सारे फिलोसफर आते हैं, पॉलिटिकल थिंकर आते हैं। एक है कौन? हमारे इंडियन अमर्त्य सेन। इसी में एक आते हैं क्या? टी.एच. ग्रीन। इसी में आते हैं जॉन रॉल्स। इन लोगों का मानना है कि बिना लिबर्टी के ना इक्वालिटी नहीं आ सकती, यानी इक्वालिटी अचीव करने के लिए भी हमें लिबर्टी देनी ही पड़ेगी, और लिबर्टी देने के लिए भी हमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी। यानी ये जो दोनों है ना, ये आपस में हार्मनी का, इन दोनों का हार्मनी का रिलेशन है और कम्प्लीमेंट्री है ये दोनों। कैसे? फॉर एग्जांपल एक ये एग्जांपल देते हैं अमर्त्य सेन कि सी इवन इफ नो वन इज स्टॉपिंग a poor guy from going to school, they are not truly free if they lack access to education. सही। ये कहते हैं कि कोई गरीब आदमी है और आपने उसको लिबर्टी दे दी है ना, कि अब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, अब जो करना चाहते हैं कर ले, मगर उनके पास क्या है? चॉइस ही नहीं है। वो पढ़ेंगे कैसे? उनके पास स्कूल जाने की एक्सेस ही नहीं है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज ही नहीं कि वो स्कूल जा सके। तो पहला तो क्या, हमें तो इक्वालिटी उन्हें देना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट आपको स्कूल दे रही है, अब आप स्कूल जा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? इनके पास जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या है? इनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इन लोगों का कहना है, अमर्त्य सेन, टी.एच. ग्रीन और रॉल्स का, किसी अगर से आप सबको फ्री छोड़ देना तब भी वो फ्रीडम सबके लिए फ्रीडम नहीं होगा, बहुत सारे के लिए ये सजा होगी, पनिशमेंट होगी। कैसे? क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राइट टू चॉइस नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं होता, उनको वो काम करना पड़ जाता है जो वो नहीं करते, किसी दूसरे सिचुएशन में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल क्लास से लोअर फैमिली का एग्जांपल हम ले रहे हैं, उनके पास 3 बच्चे हैं। ये ज़रूरी नहीं हो कि ये तीनों बच्चों के पास एजुकेशन की ऑप्शन हो, ये चूज़ कर सके कि मैं पढ़ूंगा। इनमें से क्या होता है? इनमें से भी कोई एक ही पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि तीनों के पास वो ऑप्शन नहीं है, यानी इनके पास वो फ्रीडम है नहीं, यानी इनको लिबर्टी कभी भी दी ही नहीं गई। लिबर्टी कब दिया जाएगा? कि जो लोग लिबर्टी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं उनकी तरह से इनको वो कंडीशन हम लोग अवेल कराए, हम लोग यानी स्टेट उसे अवेल कराए। तो जिनके फॉर एग्जांपल कि हाँ ठीक है, आपने क्या कह दिया कि ठीक है आप फ्री, आप जो चाहे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी को छोड़ दिया कि पटना में छोड़ दिया कि ठीक है आप दिल्ली जाना चाहते हो चले जाओ। अब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे दिल्ली? पहले तो यही होगा ना कि आप उसे पैसे दें। फिर दूसरा क्या? दूसरा ये कि आप ट्रेन तो चलाएं, वो जाएगा दिल्ली किसे? पैदल तो जा नहीं सकता। और अगर से वो पैदल गया तो जो लोग फ्लाइट से जाएंगे वो उनसे पहले जाकर उनका राइट्स मार लेंगे। तो यही ये कहते हैं कि पहले आप इनेबलिंग कंडीशन तो उन्हें प्रोवाइड कराएं, ताकि उनके जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक उनके पास चॉइस नहीं आएगा, वो हम कैसे कहेंगे कि उनके पास लिबर्टी है? तो पहले तो हमें इनेबलिंग कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी।
बेसिक जो हमारी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ये कहते हैं, जो अमर्त्य सेन कहते हैं कि पहले तो आप उनका सोशल इंडिकेटर ठीक करो। सोशल इंडिकेटर जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें एजुकेशन आता है, इसमें क्या आता है, हेल्थ आता है। उनका हेल्थ ठीक कीजिए, उन्हें इंफ्रा दीजिए। इंफ्रा इन द सेंस जब हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बनाने का, वो तो ये सब किस में आता है, सोशल इंडिकेटर ठीक करने में, है ना। और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिबर्टी को यानी वो पॉजिटिव लिबर्टी एक्सरसाइज करते हैं कि हाँ हम आपको एनेबल करा कर देते हैं, ये जितनी भी चीज़ आपको चाहिए रिक्वायरमेंट वो हम कंप्लीट कराते हैं। और इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम पहले इक्वालिटी अचीव करते हैं, उसके बाद से हम वो लोग अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाते हैं। यानी आज हर एक गांव में कितने गवर्नमेंट स्कूल है, अब उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ पाते हैं, यानी वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि गवर्नमेंट वो सारे स्कूल हटा दे तो क्या होगा, एक ही दिन में जो करोड़ों लाखों करोड़ों बच्चे जो गांव में पढ़ रहे हैं उनकी वो जो राइट टू एजुकेशन है, जो आर्टिकल 21A है, वो खत्म। अब उसके पास ये चॉइस ही नहीं रहेगा, है ना। एक जो गरीब आदमी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है क्या कि उनके पास चॉइस ही नहीं होता। इनफैक्ट जब हम जिसे कहते हैं कि मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं ना, अब उनके पास भी अगर से 3 बच्चे हैं तो वो तीनों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो खुद की पसंद का चॉइस का वो कोर्स कर सके। उसमें क्या होता है कि देखो हम 2 भाई हैं और 1 बहन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी ऑप्शन किसको मिलेगा, किसी बॉयज़ को। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और लेट्स से कि ठीक है जो सबसे छोटा है वो भाई है, तो 2 लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो क्या बोलेंगे कि ठीक है मैं कमा रहा हूँ, अब तुम चाहो तो पढ़ लो। यानी उनके तीनों के पास लिबर्टी है ही नहीं, तो इक्वालिटी की कहाँ से बात कर रहे हो आप। यानी जब तक इक्वालिटी नहीं आएगा लिबर्टी आ ही नहीं सकता। ये किनका मानना है, ये मानना है जो इस तरह के अमर्त्य सेन हो गए, टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नेसेसरी फॉर जेन्युइन फ्रीडम, कि जब तक हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा हम मान ही नहीं सकते कि वो क्या है, हमारे पास लिबर्टी है। तो हमें पहले तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, हमारा सोशल इंडिकेटर ठीक करो, जो भी पुअर लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, पहले उनका हेल्थ ठीक कराएं और एक्सेसिबल हेल्थ उनके लिए प्रोवाइड कराएं और उनका इंफ्रा ठीक करें, है ना। ये बेसिक लिबर्टी है और ये मिलना ही चाहिए सबको, तभी हम क्या अचीव कर पाएंगे, लिबर्टी। नाउ यहाँ से हमें थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है कि एक यानी अगर से हम कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं यानी निगेटिव लिबर्टी की तरफ हम जाते हैं तो क्या आता है उसके रिजल्ट में, इनइक्वालिटी। नाउ जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इक्वालिटी भी आता है और लिबर्टी भी आता है, मगर इसमें क्रिएट क्या हो जाता है, थोड़ा सा काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन। कैसे? गवर्नमेंट इक्वालिटी के नाम पर, जो इक्वालिटी करने के नाम पर जो रिच पीपल है उनके साथ तो उनको तो सप्रेस कर सकता है ना, या फिर हमारे साथ ही कि ठीक है हम इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं और उस नाम पे हम पे वो चीज़ें थोप देंगे जिसके हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा सप्रेशन हो सकता है, उसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी हो सकती है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। ना ये जितनी भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल लिबर्टी या इक्वालिटी, ये सब कहाँ अचीव हो सकता है और ये कहाँ होता है, कहाँ हम इस तरह की बातें करते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, है ना, डेमोक्रेसी में। तो अब तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में और इसमें क्या रिलेशन है, लिबर्टी और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है ना, है ना, कि डेमोक्रेसी और इसमें क्या रिलेशन है, डेमोक्रेसी में और लिबर्टी में क्या रिलेशन है। बट उससे ना पहले एक हमने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का वेव देख लिया है ना, कि कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो जा रही है और सोशलिज्म में क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेपरेशन हो जा रहा है, थोड़ा सा राइट्स जो हमारे वो सप्रेस किए जा सकते हैं ना। बट मार्क्स का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। सी मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स का भी सेम वही व्यू है कि विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी फ्रीडम कैन नॉट बी एक्सरसाइज, कि जो वो मार्क्स का कहना है कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ना गरीब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी की वजह से, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से किसी भी गरीब लोगों के पास वो चॉइस ही नहीं होता कि वो अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज कर सके। तो पहले क्या चाहिए, पहले आप इक्वालिटी प्रोवाइड कराओ, तभी जाके आप लिबर्टी की बात कर सकते हैं और तभी वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी मार्क्स और सोशलिज्म में ज़्यादातर किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है,
वहाँ इक्वालिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है, सोशलिज्म में भी और मार्क्सिज्म में भी इक्वालिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। और कैपिटलिज्म यानी पॉजिटिव लिबर्टी में किसको एम्फसाइज किया जा रहा है? लिबर्टी को। आप फ्री छोड़े, जिनको अचीव करना होगा वो अचीव कर लेंगे अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से। अगेन फिर ये एक डिबेट है जो सोशलिज्म हम कैपिटलिज्म में भी देखेंगे कि ये जो टैलेंट का बोलते हैं इसमें भी सिर्फ उनका टैलेंट नहीं होता, और भी बहुत डिबेट है जब हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म देखेंगे तब। मगर अब हमें ये देखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही किसमें? किसी भी डेमोक्रेसी में। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने शुरू में क्या कहा था कि लिबर्टी जो है वो बेस प्रोवाइड कराती है डेमोक्रेसी को, बहुत सारे और आइडियोलॉजी को भी। तो ये लिबर्टी और डेमोक्रेसी में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? रिलेशन देखने जा रहे हैं किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। लिबर्टी, इसमें भी ऑफ कोर्स दो वेव है। एक वेव क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना और लिबर्टी है, ये दोनों आपस में काफी हार्मोनियस रिलेशन है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा इस पे डिपेंड है, दोनों पे क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंस है। कैसे? सी, लिबर्टी जो है, लिबर्टी एज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे? ठीक, जब हम लिबर्टी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लिबर्टी में क्या आता है? जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जैसे राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या है? ये हमारा लिबर्टी है। और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये कहाँ पॉसिबल है? ये कहाँ होता है? डेमोक्रेसी में होता है ना। यानी इसको जो भी चीज चाहिए वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये प्रोवाइड करा है, लिबर्टी। यानी लिबर्टी की वजह से ही हमें फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं ना। फंडामेंटल राइट क्या है? एक लिबर्टी है। और ये जो लिबर्टी है ये हमें कहाँ मिलता है? डेमोक्रेसी में। फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी, कभी आपने सुना है कि वो एक मोनार्की कंट्री है वहाँ फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट कहाँ होता है? जो डिफाइंड फंडामेंटल राइट है वो डेमोक्रेसी में होता है। और ये क्या है? ये हमारा एक लिबर्टी है। नाउ दूसरा कहा जाता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, लिबर्टी डेमोक्रेसी की बेस है। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है लिबर्टी की गार्जियन। डेमोक्रेसी एज गार्जियन ऑफ लिबर्टी, फॉर एग्जाम्पल जब हम क्या बोलते हैं कि एक डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज होती है? एक डेमोक्रेसी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है। ये जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री है वो किससे चलती है? किसी लॉ से गवर्न होती है। वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। यहाँ क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया। ना ये सब चीज क्या है? ये रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब क्या है? लिबर्टी। यानी लिबर्टी को जितनी भी चीजें चाहिए वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो प्रोवाइड करा रहा है डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ है किसकी वजह से? क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से। इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है किसकी वजह से? ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी की वजह से। 1947 से पहले रूल ऑफ लॉ नहीं था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे हम लोग। अब हम लोग क्या है? एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ क्या है? रूल ऑफ लॉ है। लिबर्टी को जो भी चीज चाहिए वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? डेमोक्रेसी, है ना। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या है? लिबर्टी। ये किसकी वजह से आ रहा है? डेमोक्रेसी की वजह से। और से डेमोक्रेसी खत्म तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, फ्रीडम ऑफ मीडिया, प्रेस सब खत्म, है ना। यानी ये इसकी गार्जियन की तरह से एक्ट कर रही है। नो, यानी इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है ना वो क्या है? म्यूचुअल डिपेंडेंस है ना। म्यूचुअल डिपेंडेंस। हम ये कह सकते हैं ना किसी लिबर्टी विदाउट
विदाउट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैन नॉट फ्लोरिश। सी जितनी भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन, ये सब लिबर्टी का ही एक साइन है ना। और इलेक्शन कहीं भी जो होता है वो कहाँ होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, यानी डेमोक्रेसी की वजह से ही इलेक्शन होता है। रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की वजह से, फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी की वजह से। कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगा ना, ये जो लिबर्टी है ना वो लिबर्टी रहेगा ही नहीं ना। फिर ये डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी विदाउट लिबर्टी, ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑथोरिटेरियन हो जाएगा, है ना। यानी दोनों का साथ होना जरूरी है। अगर से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारी लिबर्टी ही हमसे छीन ली जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक अथॉरिटेरियन बन जाएगा। ये एक हमारा सबसे पहले क्या छीन जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा बहुत सारे राइट्स छीन जाएंगे। आर्टिकल 25 छीन जाएगा, आर्टिकल 14 छीन जाएगा, आर्टिकल 15 छीन जाएगा। यानी कोई भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ना हमें बोलने की आज़ादी होगी, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो जाएगा, पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहेगा। यानी ये जो इन दोनों का, डेमोक्रेसी और लिबर्टी का इस तरह से रिश्ता है कि अगर से एक को हटा दे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। यानी यहाँ से तो हमें ये दिख रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस, है ना। बट ऑफकोर्स इन दोनों में टेंशन भी होती है ना। जितनी भी आइडियोलॉजी है सबकी कुछ ना कुछ मिसयूज होता ही होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में टेंशन क्या है, टेंशन बिटवीन लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। ठीक, में टेंशन भी है। कैसे टेंशन है, सी डेमोक्रेसी में ना एक खतरा बना रहता है। जेस मिल कहते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उस डेमोक्रेसी में ना एक खतरा बना रहता है। वो क्या, वो है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, कि वहाँ पर मेजॉरिटी की ओपिनियन माइनॉरिटी पे थोपी जाती है। फॉर एग्जांपल हम 10 लोग हैं और एक साइड 5 लोग हैं, तो अब हमने गवर्नमेंट फॉर्म किया तो गवर्नमेंट की जितनी भी लॉज होंगी या एक्ट होंगी वो हमारे फेवर में होंगी। और वो जो 5 लोग हैं उनकी नीड अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब मेरी वजह से उन पे भी मैं जिस तरह का एक्ट चाहता हूँ उन पे भी थोपा जाएगा। यानी उनकी लिबर्टी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। डेमोक्रेसी की वजह से उनकी लिबर्टी वायलेट हो रही है। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी में कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जो मेजॉरिटी वोट हासिल किया उसकी गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट बनाए वो क्या करेगा, मेजॉरिटी के थॉट का, ओपिनियन का, नीड का, इन सब का ख्याल करेंगे ही करेंगी। यही जेस मिल कहते हैं कि इसीलिए लिबर्टी ज़रूरी है, इंडिविजुअल लिबर्टी ज़रूरी है। और इसीलिए माइनॉरिटी राइट्स दिया जाता है ताकि उनकी बहुत ही ज़्यादा, ऑफकोर्स लिबर्टी वायलेट तो हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि लिबर्टी वायलेट हो रही है, मगर ज़्यादा नुकसान ना हो, सॉरी, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए क्या दिया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स। ये कहते हैं कि सी डेमोक्रेसी में थ्रेटन व्हेन लिबर्टी, मैं थ्रेटन लिबर्टी when majority suppress dissent। यानी हमने हमारा जो मेन एसेंस था हम वही खो रहे हैं। कैसे, सी डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, डेमोक्रेसी जो बना है वो 2 वर्ड से बना है, एक क्या है डेमोस और दूसरा क्या है क्रेटस। यानी डेमोस मीन्स पीपुल, क्रेटस मीन्स रूल, यानी रूल ऑफ पीपुल। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल ऑफ मेजॉरिटी हो जा रहा है। रूल ऑफ पीपुल में तो हर कोई आता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब आता है, मगर यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, रूल ऑफ मेजॉरिटी हो जा रहा है। यानी मेजॉरिटी जो चाहेगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वही होगा और वही माइनॉरिटी पे थोपा जाएगा, जिससे क्या होगा, माइनॉरिटी की जो पर्सनल लिबर्टी है वो वायलेट होगी, है ना, वो रिस्ट्रिक्ट होगी। एक ये दिक्कत है। दूसरा कहते हैं कि सी जब हम एक्सेसिव लिबर्टी दे देते हैं किसी को, है ना, कि
हम जब एक्सेसिव लिबर्टी दे देते हैं, एक्सेसिव लिबर्टी दे देते हैं, अब इसके रिजल्ट में क्या आता है, हमने देखा इसके रिजल्ट में आता है क्या, कैपिटलिज्म। इसके रिजल्ट में हमें मिलता है क्या, कैपिटलिज्म। अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो मीडिया है वो कौन ऑन करता है, वो ऑन करता है कैपिटलिस्ट। यानी ये किसे हैंडल कर रहे हैं, ये मीडिया को ये हैंडल कर रहे हैं, प्रेस एंड मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, एक कैपिटलिस्ट। मीडिया क्या करती है, वो शेप करती है सोसाइटी के थॉट एंड बिहेवियर को। ये क्या करते हैं, मीडिया क्या करते हैं, वो परसेप्शन बिल्डअप करती है। यानी परसेप्शन बिल्डअप करती है कौन, मीडिया। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बताएंगी सोसाइटी को कि देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। ये शेप करेंगी, ये इन्फ्लुएंस करेंगी वोटिंग पैटर्न को। और ये मीडिया ऑन कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट, यानी जिनका भी वो है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो ये एक्सेसिव लिबर्टी से है ना, जो इंडिविजुअल की जो ट्रू फ्रीडम है या जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो वायलेट हो जा रही है। और ये हो किस वजह से रहा है, एक्सेसिव लिबर्टी की वजह से, है ना। तो ये एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि हाँ ज़्यादा लिबर्टी नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके रिजल्ट में हमें कैपिटलिज्म मिल जा रहा है। और जो भी कैपिटलिस्ट है वो मीडिया को हैंडल करे। मीडिया क्या करता है, थॉट एंड प्रोसेस, थॉट एंड बिहेवियर वो शेप करता है और यही परसेप्शन बिल्डअप करता है। अब ये जिस तरह का परसेप्शन बिल्डअप कर देगा सोसाइटी वैसा ही होंगी। यानी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये तय कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कौन से लॉ पास होंगे कौन से नहीं होंगे, जो भी लॉ पास हुए वो सही है या नहीं है, सब कहाँ से पता चल रहा है, मीडिया से। तो ऑफकोर्स ये इसमें एक दिक्कत है। तो अब हम ये देखते हैं किसी टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो डाइल्यूट नहीं हुआ है ना, जो इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने से जो लिबर्टी है वो क्या इम्प्रूव हुई है, इन्हांस हुआ है, उनका डोमेन बड़ा हुआ है या रिस्ट्रिक्ट हुआ है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि लिबर्टी हम देख रहे हैं कहाँ, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। इन लोगों का मानना है कि सी लिबर्टी जो है ना टेक्नोलॉजी को आने से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, उनका डोमेन जो है वो काफ़ी वाइड हुआ है। कैसे, सी टेक्नोलॉजी के आने से जो एक चीज़ हुआ है वो क्या हुआ है, इजीली एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या होगा कि हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्म होंगे हम उतना ज़्यादा अपनी लिबर्टी को उतने अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सी एक फिलोसफर है वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कंप्लीट होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए एक इन्फॉर्म और एडुकेटेड सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक रीज़न है जो डेमोक्रेसी जो है वेस्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल है हमारे कंपेरिजन में। क्यों, वहाँ के जितने भी सिटीजन हैं वो इन्फॉर्म्ड है और एडुकेटेड है। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही वाइड रोल प्ले करती है हमारे किसमें, लिबर्टी में। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो हम अपने लिबर्टी को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे ना, है ना। फॉर एग्जांपल ज़्यादा फ्री कौन है, एक एडुकेटेड आदमी या अनएडुकेटेड आदमी। आपको जो एडुकेटेड आदमी है वो अपने फ्रीडम को ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक्सेस बहुत ही ईजी हो गया। हम अभी यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने का इन्फॉर्मेशन चाहे वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक ये है। दूसरा ये कहते हैं कि सी टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी, इससे क्या आया है, इससे क्या आया, टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी। ये क्या, सी टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीडम टू लर्न ऑनलाइन। अभी आप अपना क्लास क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर पा रहे हो ना, वरना आप यहाँ आ पाते नहीं। फ्रीडम टू लर्न ऑनलाइन, फ्रीडम टू अर्न ऑनलाइन, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से आया, वो आया किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्दी अपनी या बहुत ही अच्छे से अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाते हैं। एक और इसमें क्या आता है, लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए क्या, ग्लोबल अवेयरनेस।
ग्लोबल अवेयरनेस। अभी हम अमेरिका में क्या हो रहा है हम यहाँ से जान सकते हैं, और वो हम यहीं से अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये अच्छा है या ये ख़राब है, या ये जो चीज़ हो रही है ग्लोबल लेवल पे ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यानी हमारे पास सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास ओपिनियन शेयर करने के भी मेथड देते हैं। कौन? टेक्नोलॉजी। हम ट्वीट करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ऑनलाइन करते हैं। ये सब किसकी वजह से आया? टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिबर्टी को क्या कर रहा है, उसके डोमेन को वो वाइड कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सिर्फ वाइड ही नहीं किया है, टेक्नोलॉजी आने से हमारी जो लिबर्टी है वो रिस्ट्रिक्ट भी हुई है। कैसे? ठीक, कैसे रिस्ट्रिक्ट हुई है? अब हम दूसरा देख रहे हैं क्या कि इनका ये मानना है कि ये आने से रिस्ट्रिक्ट हुई है। रिस्ट्रिक्ट हुई है कैसे? आपने सुना होगा सर्वेलेंस, सर्वेलेंस एंड बिग डाटा। जो मल्टीटेक कंपनीज है या गवर्नमेंट क्या करती है टेक्नोलॉजी के जरिए, फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन के ज़रिए या हमारे लैपटॉप के ज़रिए हमारे जितनी भी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पे, उन सबको क्या करती है, उन पे नज़र रखती है। फॉर एग्जांपल अभी आप कोई चीज़ सर्च करो अपने गूगल पे और 2-3 मरतबा सर्च करो या एटलीस्ट 1 मरतबा सर्च करो, अब क्या होगा कि आपने जो भी सर्च किया है ना उसी से रिलेटेड आपको एड्स आने शुरू हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने जब नेट यूज़ किया था, जब आपने इंटरनेट यूज़ किया तो आपने एक बिग डाटा छोड़ दिया कि वहाँ पे अपने एक प्रिंट छोड़ दिया, जो जिसको किसने कलेक्ट करा? जो भी मल्टीटेक कंपनीज है उन्होंने कलेक्ट करा और उस बेस पे आपको वो ऐड देने शुरू कर दिए। यानी आप वो चीज़ देखना नहीं चाह रहे हो, आपको ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि अब वो चीज़ भी खरीद लोगे जो आप नहीं खरीदना चाहते। फॉर एग्जांपल आप हेयर फॉल की शैम्पू नहीं खरीदना चाहते, मगर आपने इतने एडवर्टाइजमेंट ही देख लिया कि आपने सोचा कि चलो खरीद ही लेते हैं। अगर से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तो आप नहीं खरीदते, मगर आपको इतनी मरतबा वो चीज़ें दिखाई गई कि आपने वो खरीद लिया। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, हमारे प्राइवेसी इसमें ब्रीच हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सर्विलेंस उस पर रखा जा रहा है ना, हम किससे बात कर रहे हैं या फिर हम किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये भी तो वो हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर से मैं शुगर की मेडिसिन सर्च कर रहा हूँ या ऑर्डर कर रहा हूँ, तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या कोई दूसरा आदमी है उसे ये तो पता चलेगा ना कि हाँ मेरे पास एक डिजीज़ है शुगर की, या मैं किसी भी डिजीज़ का ऑनलाइन शॉप कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, इससे मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। यानी टेक्नोलॉजी को आने से हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, पहला ये। दूसरा क्या है, इस पे एक क्या है, साइबर अटैक। अब जो साइबर अटैक है, जो हम पे अटैक हुआ यानी हमारी फ्रीडम पे अटैक हुआ, तो ये भी तो एक खतरा है ना। ये किसकी वजह से हुआ? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। फॉर एग्जांपल अभी हम सोए हुए हैं और मुझे पता ही नहीं कि मेरे फ़ोन में कौन कहाँ से क्या कर रहा है, मगर ये खतरा बना रहेगा कि मेरे फ़ोन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा जो लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। यानी टेक्नोलॉजी आने से जो हमारी लिबर्टी थी वो अभी क्या है, उस पर खतरा बना रहता है। एक ये नाउ, एक और क्या है, फिर क्या है, एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन। एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, ये आप जो बोलते हैं ना कि हमारा एक फ्रीडम क्या है, फ्रीडम टू चॉइस। अब ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, ये कौन शेप कर रहा है? एक इनविजिबल डिजिटल आर्किटेक्चर। अब कौन है उस साइड बैठा हुआ वो तो हमें नहीं पता, मगर क्योंकि अब हमें यही बार बार दिखाया जा रहा है, अब हम इसे ही पसंद करेंगे। यानी एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन की वजह से हमारा जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो क्या हो रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रीडम अब हम चूज नहीं कर रहे, अब वो चूज कर रहा है कौन? इनविजिबल डिजिटल आर्किटेक्चर। इनविजिबल डिजिटल आर्किटेक्चर। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है ना। वो क्या कह रहा है, उन्होंने अरिथमेटिक को ही मैनिपुलेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो अब हम चूज नहीं कर रहे, वो कोई और चूज कर रहा है।
इनफैक्ट जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये हम डिसाइड नहीं करते कि हम क्या कर देंगे, ऐड ही इतना आ जाता है कि हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हम तब भी खरीद लेते हैं। यानी हम उसे चूज़ नहीं करते, मगर हमें चूज़ कराया जा रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो एक तो ये भी है, एक ऑनलाइन हमें देखना पड़ेगा। इसमें एक और दिक्कत क्या है कि रूरल और अर्बन जिस तरह से डिवाइड है, उसी तरह से एक डिजिटल डिवाइड भी है रूरल और अर्बन के बीच में। यहाँ अर्बन में क्या होता है, जो अब सिटी में हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक्सेस करना बहुत ही आसान बात है, मगर जो रूरल लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए इंटरनेट की बहुत समस्या है। वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब रेयरली अवेलेबल होती है। तो ये भी एक डिवाइड है। तो इस वजह से क्या होगा, जो शहर के लोग होंगे वो ज़्यादा लिबर्टी एक्सरसाइज कर पाएंगे, वो गांव के लोग हैं जो वो कम लिबर्टी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये भी एक डिवाइड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी ये तो प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें तो है नहीं, ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, तो इसमें रोल ऑफ स्टेट भी देखना पड़ेगा कि इसे ठीक भी किया जा सकता है। किसकी वजह से? किसकी मदद से? रोल ऑफ स्टेट, स्टेट की मदद से। तो रोल ऑफ, अब स्टेट क्या कर सकता है इसमें? जो सबसे पहला वो करेगा, वो क्या करेगा? इंश्योर करेगा। क्या? इंश्योर सिक्योरिटी, कि भाई आप पे साइबर अटैक नहीं होगा, आपका डाटा ब्रीच नहीं होगा, आपका डाटा थेफ्ट नहीं होगा, आप पे सर्वेलेंस नहीं होगा। ये सब कौन इंश्योर करेगा? स्टेट। स्टेट इंश्योर सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जितने भी ऐप है इस इंडिया में, तो उसका कोई ना कोई ऑनर होगा ना, तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि अगर से मैं आपका ऐप यूज़ कर रहा हूँ, अगर से मेरे साथ कोई डाटा ब्रीच का केस आया तो आप अकाउंटेबल होगे। तो एक अकाउंटेबिलिटी का केस और ये एक सिक्योरिटी का केस, ये दोनों कौन इंश्योर करवाए? गवर्नमेंट करवाए, है ना। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल राइट्स, ये इस तरह का एक लॉ है। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल राइट्स, कि अब मैं जो भी डाटा छोड़ रहा हूँ उसको कोई भी और दूसरा ट्रेस ना करे, कोई भी कंपनी, ना ही इवन गवर्नमेंट भी ट्रेस ना करे, कोई भी ट्रेस ना करे। वो मेरी पर्सनल लिबर्टी है, वो मेरी प्राइवेसी है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं पुट्टुस्वामी जजमेंट केस में कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो हमारे प्राइवेसी को भी ब्रीच ना किया जाए। ओके, फिर और क्या किया जाए? सही, कंसेप्ट लाइक जैसे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं ना हम लोग, तो वो लाया जाए, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया जाए, जिसमें ये राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके अकॉर्डिंग में क्या किया जाए? स्प्रेड अवेयरनेस, है ना, स्प्रेड अवेयरनेस फैलाया जाए, है ना। ना इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन में अब ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन गया, है ना। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि देखिए जो भी हम कंक्लूजन लिखेंगे उसमें क्या होगा कि हमें कंक्लूड ये तो करना ही पड़ेगा कि देखिए ये कहना कि टेक्नोलॉजी आने से हमारी जो लिबर्टी है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है, या फिर रिस्ट्रिक्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हुआ, ये भी दोनों सही है। रिस्ट्रिक्ट भी हुआ ये भी सही है, इन्हांस हुआ ये भी सही है। यानी ये क्या है? इसे हम पैराडॉक्सिकल तो कहेंगे ही, पैराडॉक्सिकल तो कहेंगे ही, मगर एक और रोल हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मॉडर्न लिबर्टी must be balanced with ethical responsibility, कि भाई ये किसी का पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। इवन मैं कर सकता हूं तब भी मैं किसी के फ़ोन को हैक नहीं करूंगा। क्यों? मैं कर सकता हूं तब भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये इट्स ए केस ऑफ प्राइवेसी ब्रीच। तो जो भी आज का जो अब इस दौर में जो लिबर्टी है हमारे पास, जो मॉडर्न लिबर्टी है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा किसके पास साथ? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और ये कौन कर सकता है? ऑफकोर्स स्टेट कर सकता है। तो रोल ऑफ स्टेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ हमें PYQ देख लेना चाहिए, है ना। कुछ PYQs हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें PYQs आते कैसे हैं। एक क्वेश्चन आया है कि डस लिबर्टी पुट लिमिटेशन टू इक्वालिटी, कि क्या ऐसा होता है कि लिबर्टी की वजह से जो हमारा इक्वालिटी है वो कम हो जाता है? अगेन इसमें भी दो वे है ना, आपको दोनों साइड पेश करना है, क्योंकि इसमें कहा है डिस्कस, कि सिर्फ बताइए। तो जब आपसे किसी के बारे में पूछा जाता है ना, तो आप सिर्फ अच्छी बात नहीं बताते, आप दोनों साइड बताते हो कि हाँ ये वो आदमी है जो इसने ये किया और उसने कुछ गलतियां भी की, यानी अच्छे और बुरे दोनों साइड बताते। जब भी डिस्कस हो अच्छा और बुरा दोनों से। अब क्योंकि ये 15 मार्क्स में, तो आपके पास वर्ड्स भी है।
अब बता देंगे कि क्वेश्चन क्या है, डज लिबर्टी पुट लिमिटेशन टू इक्वालिटी, कि क्या लिबर्टी की वजह से हमारी इक्वालिटी जो है वो कम होती है, तो हमें ऑफकोर्स ये बता देना है। फिर दूसरा, इज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी रियलाइजेबल इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, कि क्या जो हमारी लिबर्टी है इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम रियलाइज कर सकते हैं। अभी हमने देखा ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कितना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ वहाँ पर इसको बोला एक्सप्लेन करने के लिए। तो बस बता एक्सप्लेन कर दीजिए कि देखिए लिबर्टी ऑफ कोर्स इस मॉडर्न उसमें किया जा सकता है, और उसमें फिर आप ये भी बताएंगे कि किस तरह से वायलेट होता है, और फिर कंक्लूड वो क्या करेंगे, रोल ऑफ स्टेट भी बताएंगे, कि या फिर रोल ऑफ सोसाइटी भी बताएंगे कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप क्या प्रॉमिस करता है, इन टू इन इनक्रिप्टेड, वो क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को हाई लिख रहे हो, आप ए हो और आप किसी को हाई लिख रहे हो और बी को लिख रहे हो, तो ये बी के पास जाके हाई आएगा, मगर ये जो बीच का मिडिल मैन होगा ना, उसके पास हो सकता हो कि एच इज इक्वल्स टू, वो कोड एच का कोड हो 2 3 4 5 ऐसा हो, और आई का कोड हो 3 2 ऐसा करके, तो यानी ये जो मिडिल मैन है ना वो नहीं पढ़ पाएगा, यानी इन टू इन इनक्रिप्टेड है। इस बीच में जो हाई होगा वो ऐसा होगा, और ये यहाँ जाकर बी के पास जाकर ये हाई लिखाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अब अपनाने की ज़रूरत है, और ये कौन कर सकता है, ऑफकोर्स स्टेट कर सकता है, या फिर हम भी कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के बाद, या फिर हम एटलीस्ट कम से कम एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो रिकॉग्नाइज करें, ये किसी का प्राइवेसी है। टेक्नोलॉजी आने से ऑफकोर्स हमारा लिबर्टी इन्हांस हुआ है, मगर लिमिट भी हुआ है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई हैं, दिक्कतें भी आई हैं। अब हमारी प्राइवेसी में कोई भी इजिली पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो ये भी दिक्कत हमें दोनों साइड बताना पड़ेगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि एकेडमी ऑफ यूपीएससी ने अपना एक स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड है सिलेबस को और सिलेबस ओरिएंटेड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी फालतू चीज़ें नहीं दी गई, और काफ़ी इजी वर्ड में दिया गया है, और काफ़ी डिटेल वे में कवर किया गया है ना। अगर से आपने ये पढ़ लिया, आपका ये फिलॉसफी ऑप्शनल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर से आप इंटरेस्टेड है तो मैं कमेंट्स में लिंक होगा, आप उसमें जाएंगे और वो आपको टेलीग्राम में ले जाएगा, और वहाँ से जाकर आप मैसेज करेंगे हाई आई वांट टू परचेस द स्टडी मटेरियल, वहाँ से एक लिंक आएगा, और उस लिंक पे और आप 500 रुपये पे करोगे, और वहाँ से 4 PDF आ जाएगा, वेस्टर्न, इंडियन, सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलॉसफी के। थैंक यू, जय हिंद।